हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज पढ़ेंगे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट्स का एक और टाइप जिसे कहते हैं प्योर सी सर्किट। मतलब जब एसी सोर्स के अक्रॉस एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया जाए तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, कैसे वर्क करेगा कैपेसिटर, और अल्टरनेटिंग करंट इसमें लीड करेगी या लैग्स होगा, ये सब देखेंगे हम। क्योंकि पिछले वीडियो में आपने प्योर इंडक्टिव सर्किट मतलब प्योर एल सर्किट पढ़ा था। आइए समझते हैं कि प्योर सी सर्किट क्या होता है, कौन लैग करता है, कौन लीड करेगा। तो हेडिंग रहेगा आपका प्योर सी सर्किट, ये आपकी हेडिंग है। और इसमें हम एक कैपेसिटर ले रहे हैं बच्चों। सबसे पहले इसमें समझते हैं कैपेसिटर एसी सोर्स के साथ अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। ये एसी सोर्स है, यहाँ पे हमने की लगा दिया है सपोज दैट, ठीक है। समझिए ध्यान से, अगर कैपेसिटर लगा दिया जाए तो क्या होगा एसी सोर्स के साथ में। क्या ये करंट को अलाउड करेगा, एग्जिस्ट करेगा करंट को फ्लो कराने में? कैसे? देखिए, अल्टरनेटिंग करंट का जो साइनसॉइडल कर्व होता है ऐसा होता है। ये है फर्स्ट हाफ साइकिल और ये सेकंड हाफ साइकिल है। जब ये अपोजिट डायरेक्शन के लिए है और ये किसी पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए है। सडनली मान लो करंट फ्लो होता है ऐसे, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में पहले क्या होगा, करंट मैक्सिमम होगा। जब मैक्सिमम होगा तो फर्स्ट प्लेट क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगी इसके दौरान, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और जैसे ही करंट क्या करेगा, ये घट के जीरो होगा, चार्ज भी डिस्चार्ज हो जाएगा, इधर भी चार्ज इधर भी चार्ज गायब हो जाएगा। ध्यान सुनना, जैसे ही क्या होगा, करंट यहाँ से मैक्सिमम होगा तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। जब करंट घटना शुरू हो जाएगा इसकी वैल्यू, तो ये क्या होगा, करंट ये डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इस सेकेंड हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, इसमें भी मैक्सिमम होगा फिर घट के डिस्चार्ज हो जाएगा। ऐसे ये कंटिन्यू एक सेकेंड में कई बार चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा। फाइनली रिजल्टेंट क्या होगा, ये एसी को बहुत तेजी से अलाउड करेगा आगे। मतलब अल्टरनेटिंग करंट को ये तेजी से क्या करेगा, अलाउड करेगा, एग्जिस्ट करेगा, पास कराएगा। मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल में एक डायरेक्शन में और सेकंड हाफ साइकिल में अनदर डायरेक्शन में क्या होगा, ये चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा और ये चेंज होता रहेगा। इस तरह से ईच एंड एवरी डायरेक्शन में जितने भी करंट का डायरेक्शन चेंज होगा उसी के हिसाब से करंट को भी ये एग्जिस्ट करेगा और इस करंट को पास करने में हेल्प करेगा, बहुत तेजी से करंट पास करेगा इस कैपेसिटर के थ्रू जब एसी सोर्स से अकेला हो कनेक्ट। क्लियर है? ये जरा सा भी इसको अपोज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। आइए समझते हैं और कैसे कैसे वर्क करेगा। इसकी वोल्टेज अगर इक्वेशन दी गई है तो करंट की इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सारा चीज़ इसमें हम सीखेंगे। तो कैपेसिटर हमारा एक ही है और इस कैपेसिटर को हम कनेक्ट करेंगे अक्रॉस द एसी सोर्स। तो ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस हमने लेट किया है वो C, और इसे एसी सोर्स के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। सडनली किसी इंस्टेंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर जब करंट जीरो से इंक्रीज कर रहा हो, जीरो से इंक्रीज कर रहा हो किसी भी इंस्टेंट पे, वोल्टेज का जो इक्वेशन है वो कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट का मान लेते हैं इस टाइम पर करंट का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, क्लॉकवाइज। आप कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते हो और क्लॉकवाइज भी मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है। किसी भी इंस्टेंट पर लेना है हमको, एट एनी इंस्टेंट मतलब किसी भी टाइम पर। तो करंट का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, ठीक है। और सडनली जब ये करंट फ्लो होगा तो क्या करेगा, इसको चार्ज करेगा। तो मैं बस उतनी की ही बात करूंगा, डिस्चार्ज की मैं बात नहीं करता। तो जब ये चार्ज हुआ होगा तो प्लस क्यू चार्ज आया सपोज, तो इस प्लेट पर प्रोसेस ऑफ इंडक्शन माइनस क्यू चार्ज। पोटेंशियल में डिफरेंस होगा कितना, VC लेट किया हमने, प्लेट के बीच पोटेंशियल में डिफरेंस VC। ये जो VC है इस टोटल वोल्टेज के बराबर हो, जितना वोल्टेज होगा उस इंस्टेंट पर ये पूरा का पूरा ले लेगा। जब डिस्चार्ज होगा पूरा इसके पास वोल्टेज आ जाएगा, कभी इसके पास वोल्टेज कभी इसके पास वोल्टेज।
ये चीज़ प्रोसेस होता रहेगा, मतलब चार्ज डिस्चार्ज ये प्रोसेस होता रहेगा, करंट इजीली इसके अकॉर्डिंग फ्लो होता रहेगा, एग्जिस्ट होता रहेगा। तो कैसे हम इसको जाने कि इसका वोल्टेज आपस में इक्वल है? तो पहले हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स लूप रूल या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, क्योंकि ये क्लोज्ड सर्किट है। कैसी सर्किट है? क्लोज्ड सर्किट है। आंख बंद करके किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंगल पाथ चूज करेंगे, ऐसे क्लॉकवाइज चूज कर लिया, अप्लाइंग केवीएल के अकॉर्डिंग समेशन ऑफ डेल्टा V0। तो यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है तो इसकी साइन नेगेटिव लेंगे, माइनस VC। यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस लेंगे, V इज इक्वल टू 0, ट्रांसफर कर देंगे V इक्वल टू VC। देखिए इसका जो वोल्टेज था वो VC के बराबर है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से भी हमने कैलकुलेट कर लिया है कि V और VC आपस में इक्वल है। अब दोनों की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, V की वैल्यू V0 साइन ओमेगा टी, VC की वैल्यू हम लिखेंगे चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस Q/C। पढ़ा है ना बच्चों कैपेसिटेंस चैप्टर में, बहुत ही सिंपल है। Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू Q/C, तो VC Q/C हो जाएगा। पर अपन को क्या चाहिए? हमें चाहिए करंट की इक्वेशन। वोल्टेज गिवन है, करंट चाहिए, तभी हम ये पता लगा पाएंगे कि कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। तो यहां से पहले क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। V0C साइन ओमेगा टी, ये आपका चार्ज की वैल्यू आ गई। तो कभी एग्जाम में MCQ में आपसे चार्ज की वैल्यू पूछता है तो V0C साइन ओमेगा टी ही बताएंगे, ठीक है। करंट अगर पूछा है तो इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। हमें इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू पता है, I इक्वल टू dQ/dt होता है। इसमें Q की वैल्यू पुट कर दीजिए, या तो इसका सीधा सीधा डिफरेंशिएशन कर दीजिए। करंट की इक्वेशन मतलब इंस्टेंटेनियस इक्वेशन मिल जाएगी। या आप लोग लिख सकते हो वी नो दैट I इज इक्वल टू dQ/dt। इस Q की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो I की वैल्यू सॉल्व करने पर मिल जाएगा क्या, dt ऑफ V0C साइन ओमेगा टी। V0C कांस्टेंट है बच्चों, बाहर कर लीजिए। इसको थोड़ा सॉल्व करना आपको आना चाहिए। क्या बचेगा, dt ऑफ साइन ओमेगा टी। एक स्टेप लिख दे रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो आप लोग को। dt ऑफ साइन ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? अगर dx ऑफ साइन x आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल टूल्स में 11th क्लास में, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। बट यहाँ ओमेगा एक्स्ट्रा है, तो डिफरेंशिएशन के केस में ओमेगा क्या होगा, ट्रिक बता रहा हूँ, एक ही है अगर तो बाहर हो जाएगा वो, ठीक है। और इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है। तो इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, हम लोग बाहर खींच लेंगे। तो V0 ओमेगा C कॉस ओमेगा टी, ये वैल्यू मिल जाती है I की। I का इक्वेशन हमें ये मिल जाता है। बट अभी कंपैरिजन के लिए यहाँ पे साइन चाहिए और साथ में यहाँ पीक करंट होना चाहिए। तो मैं कुछ इसको वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस अगर होता तो मैं यहाँ पे पीक वैल्यू लिख देता, बट ऐसा नहीं है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो हमें इसको बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे, ओमेगा सी को कुछ इस तरह से लिखेंगे, लाइक दिस, I इज इक्वल टू V0 अपॉन 1/ओमेगा C। देखो बच्चों, हमने V0 अपॉन क्या कर दिया, ओमेगा 1/ओमेगा C। भाई इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज मिलेगा। आगे कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, ये भी कॉस थीटा होता है, तो π/2 प्लस ओमेगा टी लिख देंगे। तो 1/ओमेगा C बिहेव्स लाइक अ रेजिस्टेंस। ये कैसा बिहेव करता है, लाइक अ रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करता है। और इसे हम लोग कहते हैं कॉल्ड, इट इज कॉल्ड रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो
इसे हम एक्सिस से डिनोट करेंगे और एक्सिस इक्वल टू 1/ω होता है, 1/ω। इक्वेशन बना दीजिए इसको फर्स्ट, और वहाँ रखेंगे V0/ω, यहाँ पे XC रखेंगे इसके प्लेस पर, तो V0 रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पीक करंट, क्योंकि पीक वोल्टेज है और रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पीक करंट। तो I की जो इक्वेशन आएगी I0 sin ω t को पहले लिख दूंगा, बाद में π/2 लिखूंगा, ω t प्लस π/2, ये करंट की इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां आप क्या देख रहे हो, 1/ω बिहेव करता है एज अ रेजिस्टेंस, मतलब इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो 1/ω है। इसे हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहते हैं, और ये जनरली रिएक्टेंस कह सकती हो, क्योंकि कैपेसिटर लगा है इसलिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे इसे, ये कहना ज़्यादा सुटेबल पड़ेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसका भी SI यूनिट बच्चों ओम होता है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ है। पहला आप करेंगे वीडियो स्टॉप और इसे नोट करेंगे, फिर इसके आगे की भी कहानी थोड़ी सी बची है डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टॉप करके इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, नोट कर लिया। तो I = I0 sin ω t प्लस π/2, ये आपका इक्वेशन मिला, और एक ये मिला है। इसका यूज़ करके हम बता सकते हैं यहाँ से कि कौन लीड कर रहा है। तो आई होप ये करंट यहाँ पे प्लस है, इसमें प्लस है तो ये लीड कर रहा है, क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो इरेज कर दे इसको, वेरी गुड। तो आप लोग को समझ में आ रहा है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। कुछ बच्चे सोच रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं सर, समझ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आएगा, फोकस करोगे समझ में आ जाएगा, है ना। फोकस करोगे, एक एक पॉइंट्स दिमाग में बैठेगा, माइंड को यूज करो उस टॉपिक के लिए। तो I = I0 sin ω t प्लस π/2, इसमें प्लस है मतलब ये आगे चल रहा है, यही माइनस था तो पीछे चल रहा था। तो आगे चलने पर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, पीछे चलने पर क्लॉकवाइज। ये कॉन्सेप्ट है फेजर का। तो फेजर डायग्राम के थ्रू पहले हम इसका ग्राफ देखेंगे, ठीक है ना, ग्राफ बाद में। तो पहले फेजर डायग्राम बनाते हैं। ये आपका वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस। तो पहले किसकी इक्वेशन लिखेंगे हम, साइन ω t वाले का। तो यह ओरिजिन है, तो V0 ये आपका फेजर हो गया V0, मतलब ये फेजर पीक वोल्टेज शो करता है। कितना घूमा है, एंटी क्लॉकवाइज कितना गया है, ये ω t। अब इससे कितना ये आगे है, π/2, तो यहाँ से π/2 इधर आ जाइए, मतलब करंट का जो ग्राफ फेजर होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये है करंट का फेजर I0। कितना घुमा है ये, π/2, ये π/2 घूम गया है करंट। दिस इज द फेजर डायग्राम किसका, प्योरली सी सर्किट। इसका प्रोजेक्शन देखेंगे तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहाँ पे I मिलेगा। इसका प्रोजेक्शन आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे V मिलेगा एट एनी इंस्टेंट पर। प्रोजेक्शन, ये फेजर डायग्राम बहुत ही सिंपल तरीके का होता है। किसी भी चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड अगर है अल्टरनेटिंग करंट में साइनसॉइडल कर्व समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए फेजर डायग्राम का यूज़ करके हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। क्लियर है। तो आप लोग इसको भी फेजर डायग्राम बना सकते हैं। ग्राफ कैसा होगा इसको भी देख लेते हैं। तो कैपेसिटर जो है अलाउड करता है, जब अलाउड करता है करंट को, इसका मतलब वो क्या है, करंट लीड कर रहा है। जैसे इंडक्टर, पिछले वीडियो में इंडक्टर क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था। अपोज कैसे करता था, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ था। वो ईएमएफ किसका अपोज करता था, अप्लाइड वोल्टेज का। तो वोल्टेज जब अपोज कर रहा है तो लीड तो रहेगा ही, तो इंडक्टर में लीड था। यहाँ कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर एग्जिस्ट कर देता है, मतलब चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा, मतलब करंट को अलाउड कर देगा चाहे जो डायरेक्शन मिले।
तो करंट को अलाउ कर रहा है, मतलब करंट यहाँ पे लीड कर रहा है, पहले करंट जा रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, फिर वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है। तो फेजर ये हो गया। ग्राफ देखना चाहेंगे इसका ग्राफ, तो ऐसे ग्राफ बना लीजिए। पहले हम यहाँ इधर लेंगे क्या, वोल्टेज या करंट आई, इधर लेंगे ओमेगा टी, यह है ओरिजिन ओ। ओमेगा टी किसके लिए है, वोल्टेज का ग्राफ है, तो वोल्टेज का ग्राफ हम क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे। ये है आपका यहाँ पे पाई बाई 2 है, यहाँ पे है पाई, यहाँ पे है 3 पाई बाई 4 और यहाँ पे है 2 पाई। ऐसे आपका ग्राफ है ओमेगा टी वर्सेस वोल्टेज। करंट जब ये 0 था उसमें कितना था, इससे पाई बाई 2, दैट मीन्स यहाँ पे करंट हम ग्राफ ले लेते हैं, करंट एम्पलीट्यूड। जब ये 0 हुआ, मैक्सिमम हुआ, तो करंट क्या हुआ हमारा, 0 हुआ। जब फिर ये मैक्सिमम था, ये 0 होगा, तो फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ यहाँ पे। जब ये फिर मैक्सिमम हुआ तो ये घट के क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे। फिर जब ये 0 हुआ तो ये क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन फिर से क्या हो गया, ये मैक्सिमम हो गया यहाँ पे। तो ये ग्राफ है किसका, करंट का, आई नॉट पीक, यहाँ पे इसका भी पीक है आई नॉट। तो सेम फेज के लिए, मतलब यहाँ से देख रहे हैं कि पाई बाई 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से पाई बाई 2 ग्राफ, ये मैक्सिमम तो ये 0, सेम। आगे क्या है, पाई, तो पाई पे क्या है, ये मैक्सिमम है, तो ये 0 है। तो कितना दोनों में डिफरेंस है, पाई बाई 2 का। यहाँ से यहाँ तक चलिए, तो ये मैक्सिमम यहाँ पे, तो ये मिनिमम 0। कितना डिफरेंस है, पाई के बाद 3 पाई बाई 4, कितना डिफरेंस है, पाई बाई 2 का। जब ये 0 तो ये मैक्सिमम, इसी पॉइंट पर कितना एंगल घुमा ये वोल्टेज, 2 पाई, तब तक वो पाई बाई 2 आगे निकल चुका था। अगर ये 2 पाई घूमेगा, वोल्टेज 2 पाई हुआ, तो वो पाई बाई 2 एक्स्ट्रा कर जाएगा तब तक। क्लियर है। जब ये 0 था तो ये क्या था, पाई बाई 2 पे था, है ना, ये पाई बाई 2 ग्राफ। जब ये पाई बाई 2 हुआ तब तक ये आगे बढ़ गया। इस तरह से मतलब पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस शो कर सकते हो, ओमेगा टी वर्सेस वोल्टेज एंड करंट ग्राफ। क्लियर है। तो यही ग्राफ है बच्चों। अब यहाँ पे हम थोड़ा फ्रीक्वेंसी, इसका जो रिएक्टेंस है एक्सी और जो फ्रीक्वेंसी है उसमें देख लेते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है बच्चों, तो एक्सी इक्वल टू आएगा 1/2 पाई एफ सी। यहां से एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, किसके, फ्रीक्वेंसी के, अल्टरनेटिंग करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंस। जब रिएक्टेंस बच्चों फ्रीक्वेंसी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे इनके बीच, इधर लिया फ्रीक्वेंसी, इधर लिया एक्सी, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ग्राफ इसका इस टाइप का बनेगा ग्राफ अल्टरनेटिंग करंट के केस में। फॉर डीसी की अगर बात करें डायरेक्ट करंट के लिए, तो फ्रीक्वेंसी तो 0 होती है, फ्रीक्वेंसी 0 तो जो रिएक्टेंस होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट इनफाइनाइट हो जाएगा। डीसी करंट अगर बात करें तो डीसी क्या करेगा, ये स्टॉप कर देगा। कौन स्टॉप कर देगा, कैपेसिटर। इनफाइनाइट मतलब क्या है, इसका रिएक्टेंस अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है कैपेसिटर की वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी और डीसी को स्टॉप कर देगा। कैसे स्टॉप करेगा वो भी देख लीजिए। आप कैपेसिटर लगा दीजिए एक बैटरी के थ्रू, पॉजिटिव नेगेटिव, ये डीसी सोर्स है आपका। करंट यहाँ से फ्लो होगा, ये चार्ज होगा, चार्ज होगा। चार्ज कब तक होगा भाई, ये मतलब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो पॉजिटिव प्लेट, इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये सब आपको पता है। कैपेसिटर कब तक चार्ज होता रहेगा, जब तक कि इसके प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ना हो जाए। पोटेंशियल डिफरेंस जहां बराबर हुआ चार्ज का फ्लो होना बंद, मतलब करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। मतलब कैपेसिटर कह सकते हो कि करंट को स्टॉप कर दिया। किस करंट को, डीसी करंट को आपने क्या किया, स्टॉप कर दिया। किसने, कैपेसिटर ने। ठीक है ना। तो कैपेसिटर के अंदर वो क्षमता होती है कि डीसी को वो स्टॉप कर सकता है, क्योंकि डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 तो एक्सी इनफाइनाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है।
क्लियर है? तो यही है ग्राफ, ये फेजर, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एक्सी की वैल्यू इतना, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये अल्टरनेटिंग करंट को बहुत ही इजीली अलाउ कर देता है, एग्जिस्ट कर लेता है, लेकिन डीसी करंट को क्या करता है, ये स्टॉप कर सकता है। कौन? कैपेसिटर। तो ये सब सारी बातें हैं। तो कैपेसिटर में हमने क्या देखा, करंट हमेशा लीड करेगा वोल्टेज से, कितने एंगल? π/2। तो ये हो गया आपका प्रोसेस। क्लियर? तो ये ओमेगा टी पहले घूमा, तो इससे कितना आगे है? π/2। तो यहां से π/2 हम चले, ग्राफ बन गया। ठीक है? अब फेजर डायग्राम को थोड़ा सा और सिंपली तरीके से अगर आप लोग याद करना चाहोगे तो उसका ट्रिक बता देता हूं। ठीक है ना? और इसी के साथ हम ये वीडियो को स्टॉप करेंगे। तो जैसे कि हम कहें कि करंट लीड करता है वोल्टेज से, करंट लीड करता है वोल्टेज से, तो वोल्टेज लेंगे इधर VC और इधर ले लेंगे करंट, ऐसे दिखा देंगे। ये है ओरिजिन, आप ऐसे दिखा देंगे। π/2 लीड करता है तो ग्राफ आपने ऐसे दिखा दिया, बस सिंपल इतना ग्राफ खींच दिया, क्लियर हो गया। अगर यही कोई पूछे कि VC लैग करता है करंट से, तो V लैग करता है तो I इधर ले लेंगे और VC इधर ले लेंगे। कितना एंगल लैग कर रहा है? π/2, तो ऐसे दिखा देंगे। इन दोनों का सेंस एक ही है। आप चाहे बताइए करंट लीड कर रहा है VC से या VC लैग कर रहा है करंट से π/2 एंगल। कितना एंगल? π/2। दोनों का मीनिंग सेम आ रही है। इक्वेशन भी इन्हीं के हिसाब से चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो आप सिंपल तरीके से भी ग्राफ फेजर डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये एग्जैक्ट फेजर डायग्राम है, ये ग्राफ है वोल्टेज एंड करंट वर्सेस ओमेगा टी। आप सिंपली टाइम ले सकते हो, तो यहाँ पर T/4, T/2, यहाँ 3T/4 और T, ऐसा आपको टाइम वर्सेस मिल जाएगा। आई होप कि आपको सी सर्किट क्लियर हुआ होगा। ठीक है? तो इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके कॉम्बिनेशन, जब इसको सीरीज में आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो कैसा ग्राफ होगा या कैसा कौन लीड करेगा, कितना इसका रेजिस्टेंस होगा, ये सब चेक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।